अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है हम इस वीडियो के अंदर हुदूद ऑर्डिनेंस जो है उसका एक हुदूद ऑर्डिनेंस है इस्लामिक लॉज के अंदर, तो उसका एक ऑर्डिनेंस है, तो उसके आज कुछ सेक्शन पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर के ख़िलाफ़ जो ऑफेंस होते हैं तो उन ऑफेंसेस को किस तरह से डील करना है इस्लामिक लॉज के मुताबिक और हुदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो जो उसका पहला सेक्शन है या उसका प्रेम्बल क्लॉज है, उसके अंदर है कि भाई ये 1979 के अंदर 12 रबीउल अव्वल और 10 फरवरी को इन्फोर्स हुआ था ऑर्डिनेंस ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर है कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस क्या है। तो एक पीएलडी है, ठीक है ना, एक पीएलडी है 1989 की 272 कोड है उसका। तो उसका मतलब ये है कि भाई ऑर्डिनेंस खुद से एक कंप्लीट कोड नहीं है कि मतलब एक आप इसको मुकम्मल कानून मान लो, तो ये मुकम्मल कानून नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट कुरान सुन्ना के मुताबिक है तो वो डील होंगे इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, ठीक है। अगर इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो क्राइम मतलब इसकी जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर नहीं उतरते तो फिर उन जो ऑफेंस होंगे वो डील होंगे पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक, या फिर एक स्पेशल कोई क्राइम है जो सिर्फ स्पेशल एक्ट के ज़रिए ही सॉल्व हो सकता है, उसका प्रोसीजर वहाँ दिया गया हो, तो फिर वो वहीं पर भी उसको डील कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल ये कहना है कि भाई इस ऑर्डिनेंस को आप एक कंप्लीट कोड नहीं मान सकते, लेकिन हाँ ये लॉ है, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो उसको ये डील करेगा, यानी ये ऑर्डिनेंस उसको डील करेगा जो रिलेटेड क्राइम इससे होते हैं। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया कि भाई कौन से ऑफेंस हैं जिससे ये डील करते हैं ऑर्डिनेंस। मतलब इसके अंदर कुछ 10-12 ऑर्डिनेंस हैं इस्लामिक लॉज हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है ना। अब जो डील करते हैं मतलब थेफ्ट, हरबा, रॉबरी, डेकोटी, रास्करी, पत्थरदारी, कैटल थीव्स। अब सिंपल सी बात है, थेफ्ट तो आपको पता है चोरी होती है, हराबा होती है हाईवे रॉबरी जिसे हम कहते हैं या रॉबरी। उसके बाद डिकॉटी, रास्करी, पत्थरदारी वो होती है कि भाई किसी चोरों को पनाह देना या किसी चोरों को अपने पास बिठाना, यानी दिन को आपके पास बैठे हों और रात को उसी जगह या उससे थोड़ी दूर उन्होंने चोरी की हो, या फिर वही चोरी वो आपके पास छुपा के गए हों, ठीक है ना। तो हम पत्थरदारी उसे कहते हैं, यानी कुछ चोर थे वो किसी बंदे के पास बैठे, ठीक है ना, और उस बंदे से मतलब जो है थोड़ा ही उससे एक गांव था, वहाँ से उन लोगों ने चोरी की और वापस आकर वो चोरी का सामान जो था उस बंदे को दिया जिसके पास वो बैठे थे, ठीक है ना। तो ये पत्थरदारी हो गई। अब आते हैं डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। तो अब डेफिनेशंस जो हैं इसकी ये इस तरह से हैं। हिर्ज का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी जगह पर प्रॉपर्टी को अरेंज करके रखना प्रॉपरली तरीके से, ठीक है ना। आपका सोना है, आपके पैसे हैं, वो किसी ऐसी जगह पर प्रॉपर मैनर में रखना, इकट्ठा करके रखना, ठीक है ना। वो आपकी अलमीरा हो या फिर आपका जो है संदूक, किसी संदूक के अंदर रख देना या किसी कस्टडी के अंदर उसको दे देना या किसी लॉकर में रख देना। तो वो क्या होगा, लॉकर या अलमीरा या आपकी जो संदूक होगी वो क्या होगी, अरेंजमेंट, यानी उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है ना। आपने उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे संभाल के रखा है, अरेंज करके रखा है प्रॉपरली तरीके से, ठीक है ना। तो अब सिंपली हर्स मीन्स, अब इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। अब इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी ज़िंदगी मतलब जो है कि उम्र कैद का मतलब होगा उम्र कैद मौत तक, ठीक है ना, कि जब तक भाई मर नहीं जाता, तो इससे ये होगा। उसके बाद है निसाब। निसाब मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टूडेंट प्रॉपर्टी विच इज़ 4.457, यानी निसाब का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, कि भाई इतनी रकम होनी चाहिए कम से कम इस ऑर्डिनेंस पे पूरा उतरने के लिए, यानी चोरी की रकम जो हो वो कम से कम 4.457 ग्राम गोल्ड के बराबर हो, ठीक है ना। ग्राम गोल्ड के बराबर अगर उन्होंने रकम चुराई है तो फिर ये ऑर्डिनेंस वहाँ पर डील करेगा उस मैटर को। मतलब वो थीफ जो होगा, चोर जो होगा, तभी जाकर लायबल होगा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर उसने 4.457 ग्राम सोने की रकम जितने पैसे चुराए हों, तभी वो बंदा लायबल होगा इस ऑर्डिनेंस के अंदर, तभी वो बंदा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ वो नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर इससे रकम तजावुज़ कर जाती है, ऊपर चली जाती है, तो भी वो बंदा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है वो डील किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम हुई तो फिर पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर हमें जाना पड़ेगा 378 के अंदर, ठीक है ना। अब हर्स का मतलब ये होता है। उसके बाद ताज़ीर मीन्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। अब इसके अंदर क्या है कि अगर कोई चीज़ या ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं दिया गया,
तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगी कि भाई कोर्ट किस तरह से उसे प्रोसीड करती है, या फिर कोर्ट जो है कोई कितनी पनिशमेंट देती है उस ऑफेंडर को, तो वो कोर्ट के ऊपर होगा। ताज़ीर का मतलब कि ऐसा फैसला जो कोर्ट के ऊपर हो और कोर्ट करे यानी काजी करे, यानी जज के ऊपर हो कि भाई जज जो है वो फैसला दे अपने जुडिशल माइंड से या किसी दूसरे लॉ से। तो ताज़ीर का मतलब ये होता है। उसके बाद आता है हद। हद मतलब लिमिट्स, बाउंड्रीज़ जो प्रिस्क्राइब्ड हैं कुरान के अंदर और सुन्ना के अंदर, कि खुदा की कुछ बनाई हुई हदूद हैं और उसको आप नहीं उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। अगर आप उससे तजावुज़ करते हो तो फिर ये ऑफेंस होगा और स्टेट उसकी आपको पनिशमेंट देगी। और हद की जो है वो आपको मतलब फॉरगिवनेस नहीं है, मतलब स्टेट आपको माफ़ नहीं कर सकती हद के अंदर, अगर आपने हद को आपने क्रॉस किया है, ठीक है ना। अब हद के अंदर जो क्राइम्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आती है अडल्ट्री, ठीक है ना। अब उसके बाद फॉल्स एक्यूजेशन, उसके बाद ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है ना। उसके बाद हाईवे रॉबरी, फॉर्निकेशन, एपोस्टेसी एंड थेफ्ट। अडल्ट्री में जना बिल जबर हो या फिर जना बिल रज़ा हो, ठीक है। फॉल्स एक्यूजेशन किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना। ड्रिंकिंग वाइन मीन्स अल्कोहल कंजम्पेशन करना, शराब नोशी करना। हाईवे रॉबरी मतलब बीच सड़क के ऊपर किसी से लूटमार करना, ठीक है ना, दिन दिहाड़े, ठीक है। उसके बाद फॉर्निकेशन आता है, उसके बाद एपोस्टेसी आता है, उसके बाद थेफ्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें क्राइम्स बिलोंग करते हैं इससे। उसके बाद आते हैं सेक्शन 4 के अंदर। हम सेक्शन 4 2 काइंड्स ऑफ थेफ्ट, एक होता है थेफ्ट लाइबल टू हद और दूसरा होता है थेफ्ट लाइबल टू ताज़ीर। यानी कौन सी चोरी के अंदर हम हद को इन्फोर्स कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चोरी है जिसके अंदर हम ताज़ीर को ले सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी चोरी हुई या ऑफेंस हुआ जिसके अंदर हम हद को इन्फोर्स कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हद इन्फोर्स होगी और यहाँ पर पेनल्टी हद के मुताबिक होगी। अगर हद और ऐसी कौन सी चोरी है या ऐसा कौन सा ऑफेंस है जहाँ पर ताज़ीर इन्फोर्स होगी कि भाई इसको पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू जज दी जाएगी, जज के जो माइंड है, जज के मुताबिक, जिस किसी दूसरे लॉ के मुताबिक उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, तो ये होगी। अब सेक्शन 4 सिर्फ ये कहता है। बात है सेक्शन 5 के अंदर थेफ्ट लाइबल टू हद। अब ऐसे कौन से थेफ्ट है भाई, ऐसी कौन सी चोरी है जो कि हद जिसके ऊपर इन्फोर्स होगी, जो हद के लिए लाइबल होगा, ठीक है ना। अडल्ट, अब मैंने थोड़ा इसको एरो दी है ताकि आप समझ जाएं, मतलब इंटरलिंक करते जाएं। अडल्ट सरपेशियसली, ठीक है। अब अडल्ट यानी नौजवान हो, अब प्यूबर्टी एज है हमारी कि भाई 18 साल की उम्र तक लड़का है तो ठीक है। अब अडल्ट, अब सरपेशियसली का मतलब क्या होता है कि भाई मतलब अननोन, कि उस बंदे जिसकी चोरी हो रही है उसको पता ना हो कि मेरी चोरी हो रही है। इसके अंदर 2 टाइम दिए गए हैं कि अगर एक टाइम दिया गया है कि भाई अगर चोरी जो है वो होती है सरफेशियली, यानी कि अगर कोई बंदा चोरी करता है, अब इसे सरफेशियली मतलब होता है कि भाई उस बंदे को पता नहीं कि मेरी चोरी हो रही है, ठीक है ना। और पर सरफेशियली के अंदर 2 टाइम दिए गए हैं भाई। अब जब प्रॉपर्टी रिमूव कर रहे हो और वो दिन का वक्त है, अगर वो दिन का वक्त है मतलब सुबह का वक्त है, अगर सुबह हो रही है तो सूरज ग्रूब होने से 1 घंटा पहले आपको ये चोरी कर दे, अगर आपने कर दी तो उसे हम सरफेशियली मान लेंगे। यानी अभी तक सूरज ग्रूब नहीं हुआ और उसको 1 घंटा लगेगा सूरज को निकलने में, सुबह का वक्त है। अगर उस टाइम पर किसी ने प्रॉपर्टी रिमूव कर दी है, चोरी कर ली है, तो उसे हम सरफेशियली मान लेंगे कि भाई ये चोरी फ़िलहाल को नहीं पता इस चोरी का कि उसकी चोरी हो रही थी इस टाइम पर, इसे हम सरफेशियली मान लेंगे। और 2 घंटे सनसेट, आफ्टर सनसेट, यानी सूरज डूब जाने के 2 घंटे बाद अगर चोरी होती है तो उसे भी हम सरफेशियली मान लेंगे। यानी सुबह सूरज ग्रूब होने से 1 घंटे पहले सुबह के टाइम पर, और अगर सूरज डूब गया उसके 2 घंटे बाद अगर चोरी होती है तो उसे भी हम सरफेशियली मान लेंगे। यानी रात के टाइम की बात कर रहा है और ये चीज़ उस बंदे को पता ना हो जिसकी चोरी हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई वो थेफ्ट जो चोर है वो किसी हर्ष से प्रॉपर्टी चुराता है, मतलब ये भी एक की पॉइंट है कि हर्ष से वो चुराई हुई प्रॉपर्टी हो, यानी किसी अरेंजमेंट से अगर रिलेटेड प्रॉपर्टी चोरी की है उसने, तो हद लाइबल होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो अब देखा जाएगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ निसाब जो है वो भी देखा जाएगा कि भाई इसने चोरी तो की है, लेकिन अगर चोरी 4.457 से कम है उसकी वैल्यू, उसकी रकम, तो हद लाइबल नहीं होगी। अगर इतनी होती है या इससे ऊपर जाती है तो फिर हद लाइबल होगी, ठीक है ना। उसके बाद
कहा गया कि यहाँ पर तो सेक्शन 5 की जो पहली हेडिंग थी वो हुई कंप्लीट, ठीक है ना। अडल्ट हो, स्पेशली चोरी की हो, थेफ्ट एनी हर्ज से किसी ने उसे चुराया हो प्रॉपर्टी, और निसाब वैल्यू होनी चाहिए। अब सेकंड चीज़ कि मिस अप्रोप्रिएटेड प्रॉपर्टी या क्रिमिनल ब्रीच ट्रस्ट के अंदर अगर प्रॉपर्टी किसी की चली जाती है तो उसको थेफ्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है जो पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर है, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन हुई है किसी प्रॉपर्टी के साथ, किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी के साथ, तो फिर उसको हम थेफ्ट नहीं मानेंगे और वो थेफ्ट लायबल टू हद नहीं होगी। ये जो सेक्शन है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर मौजूद है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हम चलते हैं आगे। अब फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है 1991, उसका कोड है 186 कि भाई किसी की प्रॉपर्टी अगर ली जाती है पब्लिकली बाय फोर्स, ज़बरदस्ती, तो उससे हम सीज़र कहेंगे, रॉबरी कहेंगे, प्लेंडर करेंगे, असप्रेशन कहेंगे, उसे हम थेफ्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये इन नामों से हम उसे बुलाएंगे अगर बाय फोर्स पब्लिकली किसी बंदे को प्रॉपर्टी ली जाती है, तो उसे हम ये कह सकते हैं। हम उससे ये नहीं कह सकते कि थेफ्ट लायबल टू हद है भाई कि इसने थेफ्ट की है, नहीं, हम उसे थेफ्ट नहीं कह सकते। थेफ्ट जो मैंने आपको बताया सेक्शन 5 की पहली हेडिंग के अंदर, उसे हम थेफ्ट कहेंगे और वही थेफ्ट लायबल टू हद हो गई। तो सेक्शन 5 यही कहता है। सेक्शन 6 जो है वो कहता है निसाब। निसाब मीन्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ थेफ्ट प्रॉपर्टी, कि भाई मिनिमम वैल्यू जो है थेफ्ट प्रॉपर्टी की। मैंने वैल्यू को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, निसाब इस सेक्शन के अंदर निसाब को डिस्क्राइब किया गया है और यही चीज़ बताई गई कि भाई मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थेफ्ट प्रॉपर्टी की 4.457 ग्राम तोला के सोने के बराबर। अगर उतनी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है या उतनी की रकम जो है वो चोरी हो जाती है तो फिर उसको थेफ्ट लायबल टू हद माना जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ है, अब एक एक्सेप्शन दी गई है कि भाई अगर एक बंदा एक ही हर्ज से प्रॉपर्टी चुराता है लेकिन डिफरेंट ट्रांजैक्शन में, और हर ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो निसाब से कम थी, तो वो बंदा लायबल होगा हद के। मतलब एक बंदा एक घर के अंदर जंप लगाता है और वो प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिफरेंट रूम्स से जो है वो प्रॉपर्टी चोरी करता है, ठीक है ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो जो घर था वो एक ही फैमिली ने ऑक्यूपाई करके रखा था, एक ही फैमिली के पास थी वो प्रॉपर्टी सारी। तो अगर उसकी वैल्यू 4.457 से तजावज़ करती है या उतनी होती है, वहाँ पर थेफ्ट तो लायबल हद होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही घर से प्रॉपर्टी चुराई गई। अब कहने की जो बात यह है कि अगर एक ही घर दो फैमिलीज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, कि दो फैमिलीज़ अलग अलग रह रही हैं एक ही घर के अंदर, तो एक बंदा क्या करता है कि एक फैमिली की चोरी करता है, ठीक है, और फिर दूसरी फैमिली की चोरी करता है, ठीक है ना। अब दोनों को मिला लेने से जो है 4.457 से जो रकम है, वैल्यू है, उससे वो तजावज़ कर जाती है, लेकिन वो बंदा थेफ्ट लायबल टू हद नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने जो चोरी की है, एक घर से चोरी की है, उसकी जो वैल्यू है निसाब की वो कम है, यानी 4.457 से कम है, और जो दूसरी जो प्रॉपर्टी उसने चुराई है वो भी कम है, यानी 4.457 से, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो है वो 4.457 बनता है या उससे ऊपर बनता है, तो वो हर्ज लायबल नहीं होगा, वो बंदा लायबल नहीं होगा थेफ्ट लायबल टू हद के लिए। लेकिन अगर इन केस वो दोनों घर से प्रॉपर्टीज़ चुराता है, सोना चुराता है, पैसे चुराता है, और दोनों घरों की जो चोरी करता है उन दोनों घरों की जो सिंगल अकेले में जो प्रॉपर्टी थी वो 4.457 से तजावज़ करती है, तो बंदा वो लायबल हद टू होगा। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक बंदा है, अब एक बंदा क्या करता है कि एक घर के अंदर जंप देता है और उस घर के दो पोर्शन होते हैं और दो फैमिलीज़ रह रही होती हैं उस घर के अंदर, ठीक है ना। अब वो बंदा क्या करता है, पहले घर की चोरी करता है जिसकी जो रकम चुराता है वो निसाब से कम होती है, या निसाब का जो मैंने आपको बताया कि भाई मिनिमम वैल्यू इतनी है 4.457, वो उससे कम की है, ठीक है ना। अब क्या करता है वो बंदा, फिर दूसरे घर में जाता है और वहाँ से चोरी करता है, सेम बाउंड्री के अंदर वहाँ से चोरी करता है, और वहाँ से जो रकम चुराता है वो भी निसाब वैल्यू से कम है, 4.457 से कम है। तो भले ही अगर आप उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिला लो, ठीक है ना, और फिर वही रकम जो है वो 4.457 वैल्यू से तजावज़ कर जाए, आगे चली जाए, तो भी वो बंदा लायबल नहीं होता हद के, क्योंकि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो डिफरेंट जगह से चोरी की गई। लेकिन अगर उस बंदे ने एक घर से चोरी की जिसकी वैल्यू 4.457 थी, और फिर उसने दूसरे घर से चोरी की 4.457 उसकी भी थी, तो फिर वो बंदा लायबल होगा हद के,
लेकिन अगर उसने चोरी की, एक घर से 4.457 जितना चुराया, लेकिन दूसरे घर से उसने इतना नहीं चुराया, तो वो सिर्फ एक ही घर के लिए लायबल होगा हद के लिए, दूसरे के लिए नहीं होगा। दूसरे के लिए वो पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक लायबल होगा, ठीक है ना। तो सेक्शन 6 कहता है कि अगर वही बंदा, अब तीसरी कंडीशन के सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर वो बंदा चोरी नहीं करता, मतलब पहले उसने जंप दिया, उसने चोरी की, वो रकम जो उसने चुराई वो 4.457 से कम थी, वो बाहर आ गया, अपने साथी को उसने सोना दिया, वो लेके गया। उसके बाद दूसरी टाइम पर जंप दिया, वो रकम चुराई उसने 4.457 से, फिर यानी सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर उसने चोरी नहीं की, बहुत सारे ट्रांजैक्शन यानी बहुत दफ़ा वो आया गया और चोरी की। तो अगर उसने जो रकम चुराई है वो भले ही 4.57 से ऊपर चली जाए, लेकिन वो लायबल हद नहीं होगा, क्योंकि उसने एक ट्रांजैक्शन के अंदर चोरी नहीं की, उसने डिफरेंट ट्रांजैक्शन की चोरी अंदर की है। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर उसने जो चोरी की है उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर 4.457 से अगर तजावज़ कर जाती है प्रॉपर्टी, तो वो बंदा लायबल होगा हद के, ठीक है ना। तो सेक्शन 6 यही कहता है। सेक्शन 7 के अंदर आते हैं। सेक्शन 7 प्रूफ थेफ्ट लायबल टू हद। अब बहुत सिंपल है कि भाई अब प्रूफ कैसे होगा। अब या तो जो चोर है वो मान ले कि भाई मैंने वाकई चोरी की है। सेकंड, कम से कम 2 मुस्लिम जो हैं एडल्ट होने चाहिए, जिनको कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि हाँ भाई ये शाहिदी और गवाही देने के लिए बिल्कुल सही है, मुनासिब है, इन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। ख़ुद को सेटिस्फाई करेगी कोर्ट, इसने कोई, और वो सेटिस्फाई किस तरह से कहेगी? तज़किया अल शहूद का मतलब होता है एक मूड ऑफ इंक्वायरी होती है जिसके अंदर कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करती है कि भाई ये बंदा जो है शाहिदी देने के लिए, गवाही देने के लिए काबिल है क्या या नहीं। तो तज़किया अल शहूद हम वर्ड यूज़ करते हैं मूड ऑफ इंक्वायरी के लिए, यानी आप तज़किया अल शहूद लिखो, उसके सामने मूड ऑफ इंक्वायरी लिख लो तो सेम चीज़ होगी। यानी कोर्ट एक अडॉप्ट करती है मूड ऑफ इंक्वायरी। वो क्या जांचने के लिए करती है कि भाई फ़िलहाल बंदा जो शाहिदी दे रहा है, गवाही दे रहा है कि भाई वाकई ये काबिल है इसकी या नहीं है। तो सेक्शन 7 जो है वो ये चीज़ कहता है, ठीक है। सेक्शन 8 जो है मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है। कमीशन ऑफ थेफ्ट लायबल टू बाय मोर देन 1 पर्सन। अगर एक से ज़्यादा बंदे जो हैं वो प्रॉपर्टी को चुराते हैं, लेकिन जब उनके अंदर वो प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा हो, यानी 4 बंदे हैं और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी चुराई, तो प्रॉपर्टी जब थेफ्ट लायबल के केस आएगा तो उनका डिवीज़न होगा, यानी 25% और 25%। अगर उन जो चारों बंदे हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो गई 4.457 जितनी या उससे ज़्यादा, तो वो चारों बंदे थेफ्ट टू लायबल हद होंगे। लेकिन अगर किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी सिर्फ जाती है, मतलब जो निसाब वैल्यू है उससे कम जाती है प्रॉपर्टी, तो वो बंदा लायबल नहीं होगा हद के, ठीक है ना। यानी निसाब की वैल्यू जिसके पास शेयर जा रहा है तो वो निसाब की वैल्यू जितना जा रहा है तो वो लायबल होगा, अदरवाइज़ वो बंदा लायबल नहीं होगा। अब सेक्शन 9 के अंदर आते हैं। सेक्शन 9 पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद। अब थेफ्ट लायबल टू हद तो प्रूफ हो गया, अब उसकी पनिशमेंट। अब सिंपल सी बात है, अगर उसने पहली दफ़ा किया, मतलब थेफ्ट की जो लायबल टू हद थी, उसका जो राइट हैंड होगा वो काटा जाएगा, ठीक है ना। अगर वो सेकंड हैंड टाइम करेगा तो उसका जो लेफ़्ट फुट होगा वो काटा जाएगा। अगर वो थर्ड टाइम करता है तो उस बंदे को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। और उसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर वो बंदा मतलब बहुत ही गिल्टी फील कर रहा हो और बहुत ही जज को लगे कि भाई अब इसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, इसका हाथ कट गया, इसका पाँव कट गया, अब इसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो कोर्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उसको रिहा कर सकती है, जो मैंने नीचे दी है पेटेंट बेनिफिट, कि उसको कोर्ट रिहा कर सकती है। अब स्टे पनिशमेंट क्या होती है? स्टे पनिशमेंट हम उस तरफ में जो है सिर्फ इसको टर्म लिखा है, एक वर्ड लिखा है, इसकी माना ये है कि भाई कि अगर उस बंदे ने अपील कहीं पर दर्ज कर रखी है तो जब तक वो अपील फ़ाइनल नहीं होती तब तक उस बंदे को सिंपल पनिशमेंट दी जाएगी, यानी वो सिर्फ जेल में पड़ा होगा जब तक वो अपील फ़ाइनल नहीं हो जाती। तो स्टे पनिशमेंट इसलिए मैंने यूज़ किया। पेटेंट बेनिफिट मैंने आपको ऊपर बता दिया कि भाई उसका हाथ पैर कट गया, उसके बाद फिर भी उसने चोरी की, लेकिन अब जो है कोर्ट कहती है कि भाई इसके साथ बहुत हो चुका, अब इसको माफ़ कर देना चाहिए, तो वो कर सकती है उस कंडीशन के अंदर। अब मेडिकल ऑफिसर का रोल क्या है? अब जो हाथ या पैर जो भी काटेगा वो मेडिकल ऑफिसर काटेगा, ठीक है ना। कितनी काटनी है, कहाँ से काटनी है, तो वो सारा मेडिकल ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब पोस्टपोनमेंट कब होगी पनिशमेंट की? कि अगर मेडिकल ऑफिसर को ये लगे कि भाई अगर इसका हाथ कट गया या इसका पाँव कट गया तो ये बंदा मर भी सकता है, तो ये पनिशमेंट तब तक पोस्टपोन हो सकती है जब तक वो बंदा बिल्कुल सेहतयाब ना हो जाए। तो आज हम सेक्शन 9 तक पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेक्शन 22 है इस ऑर्डिनेंस के अंदर कुल जो हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।